दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं चर्चित चर्चित तो ठीक शब्द नहीं रहेगा, विख्यात कहानीकार, उपन्यासकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अल्पना मिश्र जी। अल्पना मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत के मंच पर। और आई होप कि आज आपसे अच्छी बातचीत होगी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना व्यस्त रह रही हैं कि आपने बताया था कि दिन में क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती हैं, फिर भी आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अल्पना जी के बारे में जितना मेरे पास जानकारी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद से बाकी तो बातचीत हम लोग करेंगे ही। अल्पना जी ने एमए किया है हिंदी में और पीएचडी किया है इन्होंने वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। ये जैसा कि मैंने बताया कि इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हिंदी की प्रोफेसर हैं और इनके दो उपन्यास अंधियारे तलछट में चमका और अस्थि फूल, ये दो उपन्यास इनके प्रकाशित हो चुके हैं और इनके 6 कहानी संग्रह आ चुके हैं, जिसमें एक प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह है, 10 प्रतिनिधि कहानियां। इनका एक संग्रह है भीतर का वक्त, दूसरा है छावनी में बेघर, तीसरा है कब्र भी, कैद और जंजीरें भी, चौथा है स्याही में सुरखाब के पंख और पांचवा है अल्पना मिश्र चुनी हुई कहानियां। ये भी मतलब सेलेक्टेड स्टोरीज है इनकी। 3 किताबें इनकी आलोचना की जा चुकी हैं। शस्त्रों विखंडित आईने में आदमकद, इस पे थोड़ा बातचीत करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। फिर इनका है स्त्री कथा के 5 स्वर, ये तो शायद मेरे ख्याल से 5 कथाकारों के बारे में आपने कुछ जिक्र किया होगा। जी जी, प्रारंभिक जो 5 कथाकार थे, स्त्री कथाकार, उनको लेकर के। फिर तीसरा इनका स्वातंत्रोत्तर कविता का काव्य वैशिष्ट, संपादन इन्होंने किया है सहोदर, जो एक सीरीज चली थी उसमें सहोदर संबंधों की श्रृंखला थी। कहानी संग्रह इनका राजकमल प्रकाशन से है। इनका जो उपन्यास है अंधियारे तलछट में चमका, ये पंजाबी में अनुदित है और प्रकाशित भी है। कहानियां तथा उपन्यासों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध हुए हैं खूब। रोहिणी सालवे द्वारा एक शोध पुस्तक 21वीं सदी की कहानियां और अल्पना मिश्र का कथा साहित्य प्रकाशित हुआ है। इनको सम्मान भी काफी मिला है साहित्य की दुनिया में। शैलेश मटियानी स्मृति कथा सम्मान, परिवेश सम्मान, राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, ये भाषा परिषद भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से, शक्ति सम्मान, प्रेमचंद स्मृति सम्मान और बनमाली कथा सम्मान। कुछ खास बातें भी हैं इनके बारे में जो वो भी मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए और एमए में के पाठ्यक्रम में इनकी कहानियां सम्मिलित हैं। कुछ कहानियां जैसे जो हैं वो पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, अंग्रेजी, मलयालम, जापानी में अनुदित हैं। और नवंबर 2018 में ये 15 दिवसीय जापान की साहित्यिक यात्रा के दौरान ये कई शहरों और विश्वविद्यालयों में इन्होंने व्याख्यान तथा जापानी लेखकों से संवाद किया है। इसके बारे में भी अभी थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे। तो इतनी तो जानकारी मेरे पास है। और पहले तो ये सवाल ये है कि इतना सारा सम्मान मिलने के बाद आपको कैसा महसूस होता है?
सम्मान तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। और ठीक है, ये समय समय पर मिला, एक इसको मैं एक प्रोत्साहन की तरह देखूंगी, अ, बल्कि इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये पुरस्कार हमारे सिर पर एक तलवार लटका देते हैं कि अब जिम्मेदारी से लिखना है, आपको अपने शब्दों के प्रति बहुत जिम्मेदार होना है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आपको बहुत सावधान होना है। इस अर्थ में तो ठीक है, अन्यथा ये सम्मान या पुरस्कार किसी लेखक की रचनात्मकता का कोई मानदंड तय नहीं करते हैं। ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो हिंदी कथा का मतलब महिला कथाकारों के 5 स्वर, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये एक्चुअली क्या है, फिर हम लोग बाकी बातें अभी शुरू करते हैं। ऐसा था अरविंद जी कि जो प्रारंभिक महिला कथाकार थी हमारी, मेरा बहुत मन था कि उन सब पर काम किया जाए, और बहुत सारी सामग्री भी मैंने, मतलब ये एक तरह से अपने इतिहास को ढूंढने का प्रयास था। और इसमें अपने को भी पाना था, अपनी जमीन को पाना था, अपने अपने पिछले, अपने अतीत को पाना था कह लूं, अपनी स्मृतियों के साथ जुड़ना था कि पहले लोग किस तरह सोच रहे थे और हम उससे कितना आगे बढ़कर आए हैं, और उनके पाठ किस तरह से किए जाएं, कैसे उन्हें समझा जाए जो पहले लिखा जा रहा था। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है इसमें, होमवती देवी हैं इसमें, शिवरानी देवी हैं। तो जैसे आप पाएंगे शिवरानी देवी की कहानी है हत्या, इतनी इतनी भयावहता उसके भीतर है, और कहानी शुरू ही होती है कि आपका सामाजिक ढांचा ही ऐसा है, यानी पिता की भी कई पत्नियों का देहांत हो चुका है, अब पुत्र की कई पत्नियों का देहांत हो रहा, और ये एक जानबूझकर हो रही हत्याएं हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाया जाना, और जिस तरह से वो सारी तड़प, और उसकी एक सामाजिक स्वीकृति है। तो ये जो था, यह हम और पीछे देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान की दृष्टिकोण कहानी को लिया है मैंने, एक एक कहानी पर खूब तसल्ली से काम किया है। ये 5 बड़े लेख हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है दृष्टिकोण, और उसे पढ़ कर के, मतलब वैसे तो जो रेंज लेती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, आप सोचिए इतनी बड़ी रेंज है, स्वाधीनता आंदोलन भी है, तमाम तरह की अन्य समस्याएं आती हैं उसमें, दलित समस्या आती है वहां, और स्त्री समस्या किस रूप में आती है, किस तरह स्त्री की भागीदारी भी आती है, और किस तरह स्त्री के साथ जुड़ी हुई जो सारी समस्याएं हैं, जहां स्त्री थोड़ा सा स्वतंत्रता लेती हुई दिख रही है, उसकी क्या परेशानियां हैं, या वह जो स्वाधीनता आंदोलन के कारण एक स्वाधीन चेतना उसके भीतर आई है, वो उसको किस तरह की परेशानियों में हमारी सामाजिक संरचना के कारण डालती है। तो ये एक अद्भुत कहानी है, बहुत ही, मैं मतलब रिकमेंड करती हूँ सबको कि आप ये कहानी दृष्टिकोण पढ़िए, कि एक लड़की, उससे कहा जाता है कि तुम्हारा पति बहुत उदार है, तुम्हारा परिवार बहुत उदार है, लेकिन पितृसत्ता किस तरह के स्वांग रचती है, और किस तरह से जब वो छोटी छोटी जगहों पर, जब वो अपनी दोस्त, अपनी सहेली की मदद करना चाहती है, तो वहां चीजें बदल जाती हैं कि ये तो समाज से बहिष्कृत औरत है, इसकी मदद नहीं की जा सकती है, और फिर भी वो मदद करती है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ओहो, वो सेठानी तो है ही नहीं, और वो है दरअसल एक नौकरों के ऊपर एक नौकरानी की स्थिति, एक दास है, हेड दास जिसको हम कहेंगे, हेड दास है। तो जिसे बहुत अच्छे स्टुअर्ट मिल ने बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया है कि स्त्री किस तरह से एक दासों गुलामों के ऊपर एक जो है मुख्य गुलाम है, पत्नी जो है। तो उस तरह से ये आती है, और अपना अगले दिन जब इसको सारी चीजें समझ आ जाती हैं, तो ये अपने सारे जो वेशभूषा है, गहने हैं, वो सब उतार के रख देती है, और दासों वाले वेशभूषा में चुपचाप काम करने लगती है। विद्रोह का ये जो एक साइलेंट तरीका था, वो उस समय, क्योंकि उस समय और किसी तरह का विद्रोह संभव नहीं था, आप ये देखिए कि वो जो तरीका है एकदम इतना मारक है, इतना भयानक है। उसको पढ़ने के कुछ टूल्स खोजने की मैंने कोशिश की है कि कैसे आप वर्जीनिया की कुछ सहायता लें, कुछ आप मैरी वाल्टनक्राफ्ट की तरफ जाएं कि वहां से चीजों को लें, तो कैसे देखें चीजों को, थोड़ा सिमोन की तरफ, यहाँ तक कि चूंकि हम आज के समय में खड़े हैं, तो हम नाओमी वुल्फ की तरफ भी जाएंगे, द ब्यूटी मिथ,
जो उनकी किताब 90 के करीब आई, तो वहां तक जाएंगे इस तरह, या हम वहां तक जाएंगे जहां बटलर आती हैं, जुडिथ बटलर आती हैं या डेल स्पेंसर आती है, तो हम कैसे किन टूल्स के सहारे इन अपनी पुरानी कहानियों को पढ़ें जो महिलाओं के द्वारा लिखी गई थी। और बहुत कहीं शिल्प की कोई कमजोरी नहीं है इन कहानियों में जो मैंने चुनी। लगभग सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में शिल्प की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। होमवती देवी में, सुमित्रा कुमारी सिन्हा में आप देखिए, आप सत्यवती मलिक को देखिए, बहुत सारी पुरानी जो हमारी जो महिला रचनाकार हैं बहुत सशक्त दिखाई पड़ती हैं। होमवती देवी की कहानी उत्तराधिकारी लिया है मैंने। ये उत्तराधिकार की जो समस्या है वो क्या है, और ये पूरे हमें सारे जो हमारा डिस्कोर्स है उसके भीतर लेकर जाती है। और आज जो हम बोल्ड वगैरह कह रहे हैं, हमारी रचनाकारों ने बहुत पहले बहुत सधे शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं, उन्हें जानने की जरूरत है। और मैं आपके इस मंच से ये कहूंगी कि कभी मतलब अब जो जो एक शुरुआत 90 के बाद हुई थी कि हम अपनी चीजों को खोजने की तरफ भी बढ़े थे, और कुछ इस तरह के काम भी हो रहे थे कि कैसे हम पढ़ें इन्हें, कैसे हम जानें, वो सारी एक एक जो सुचिंतित वैचारिक तरीका था, विचार की तरफ बढ़ने का जो एक मार्ग था, वो सब अवरुद्ध होता चला गया, सब रुक गया। और अभी हम देखते हैं कि उस तरह की चीजें नहीं हैं, उस तरह के काम नहीं हो रहे, बहुत कम रह गया। और जो काम हो भी रहे हैं, जो लोग फिर भी ये बीड़ा उठा रहे हैं, वो मेरी पीढ़ी के ही हैं। तो नए लोग इधर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं देखना चाहते कि इतनी सामग्री बिखरी हुई है। अभी मैंने अपने एक विद्यार्थी को कहा कि अब भाई ऐसा है, मिलजुल कर सब चीजें बांट कर काम करते हैं, क्योंकि ये इतना ढेर है, ये कब पूरा किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें जिन पर हमें काम करने की सचमुच बहुत जरूरत है। और ये कोशिशें अपने को खोजने की कोशिश से शुरू हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी में एमए आपने किया है और पीएचडी भी हिंदी में की है। बहुत सारे लोग हिंदी में पीएचडी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लेखक नहीं बनते। तो ये आपने मतलब लेखन के क्षेत्र में जाने का फैसला कब और क्यों किया? देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसलिए पढ़ाई जारी रखनी थी, क्योंकि वो एक रास्ता था जिसके सहारे हम कुछ आगे अपनी जगह बनाने की तरफ जा सकते थे, या समाज में कुछ अपनी जगह, कुछ अपना थोड़ा सा बहुत छोटा सा स्पेस पा सकते थे। या आप कह लें कि कुछ अर्थ जब आपके हाथ में आता है, कुछ धन आपके हाथ में आता है, तो वह चीजों को बदल देता है। वर्जीनिया इस बात को बहुत अच्छे से समझाती हैं कि कैसे पैसा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है। तो यहाँ उस पैसे से तो तात्पर्य नहीं है जहाँ बहुत पैसा आ जाता है और बहुत जो है व्यक्तित्व तो बहुत बदल जाता है, कुछ ज्यादा ही, लेकिन हाँ वो थोड़ा आत्मविश्वास देता है। तो ये जो आत्मविश्वास है, वो कई बार ये सुनने को होता है कि इनको खाने पीने की तो मिल ही रही थी, इनको जरूरत क्या थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आत्मविश्वास आता है और आप उन कामों को उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ करने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए जिद करते हैं, उसके लिए कन्विंस करते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को, कि वे समझें कि आपके इस काम का महत्व है, आप करना चाहते। तो इसके लिए भी था कि भाई एक आर्थिक आत्मनिर्भरता रहनी चाहिए, और आप कुछ योगदान करना चाहें कहीं तो आप कर सकें, किसी को ये परेशानी नहीं हो। तो ये ठीक है कि मुझे परिवार अच्छा मिला, ये ठीक है, लेकिन उसकी समझदारी इसमें ऐड करती है, चीज़ों को इसमें बढ़ाती है, और मेरी इस भावना की कद्र करती है। भले ही मैंने वो दिन भी देखे हैं जब रात रात जग के लिखना पड़ता था। और लेखक बनने की जहाँ तक ये यात्रा रही, तो ये लेखन को मैंने शुरुआत में कविता की तरह लिखा और पाया प्रतिरोध की तरह। मतलब एक अन्याय हुआ, छोटे थे 10-11 साल के, और एक अन्याय हुआ, तो उस अन्याय के खिलाफ एक कविता लिखा। और उस कविता की तो पूरी कविता तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 लाइन याद है कि पिंजड़े में बंद था पक्षी, थी प्रकृति उसकी स्वतंत्र,
तन मगर था बंद, क्या करे लाचार था, नर की निर्दयता का दास था। तो इस कविता को जब सुनाया गया तो मैंने देखा कि इसका इतना असर पड़ा, और उसके बाद उस तरह का अन्याय फिर कभी हम लोगों के साथ, हम सब बहनों के साथ किए जाने की कोई हिम्मत, कोई हिमाकत नहीं हुई। तो मुझे ये लगा कि अरे इसमें तो ताकत है, ये एक हथियार है। और वहां से मैंने इसको पकड़ा कि एक एक हथियार की तरह ये मुझसे मेरे हाथ लग गया, मेरे पास आ गया, मैंने इसे पाया। और उसके बाद तो मैंने इसको बना ही लिया कि ये मेरा हथियार ही है। और जो बेचैनी, जो जो न लड़ पाने की, मतलब बाहर निकल कर जो हम लाठियां नहीं चला सकते थे, बंदूक नहीं चला पाते थे, बहुत जगह बहुत समाज को बदल देने की जो एक प्रबल इच्छा थी, वो सब लेखन के द्वारा प्रकट होने लगी। और अभी भी मैं कहती हूँ कि लिखना दरअसल मेरे लिए लड़ना है। मैं इस हथियार के माध्यम से कह रही हूँ। और मेरे जीवन में ये तो एक घटना बचपन में घटित हुई, जब मैंने इसे इस रूप में देख लिया, पा लिया और इसको पकड़ लिया कि यही है वो रास्ता, या यही है वो हथियार जिससे मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। दूसरी एक घटना घटित हुई जब मैं शुरू में कविताएं लिखने के बाद, कविताएं खूब छपी भी, लेकिन 96 में मेरी पहली कहानी आई। मुझे लगने लगा कि कविता में सारा कुछ नहीं समा रहा, मुझे कहानी की अधिक स्पेस की जरूरत लग रही है, अधिक खोल कर बात कहने की जरूरत लग रही है। तो कहानी आई हंस में, पहली कहानी अहिल्या। और इसके बाद देखिए कहानियों की तरफ मैं आ गई, धीरे धीरे कविताएं लिखना कम होता चला गया और फिर छूट गया। लेकिन एक घटना ऐसी घटित हुई जब कथा देश का 2001 का नवलेखन अंक आया, जून 2001 में, और उसमें मेरी एक कहानी आई, मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग कहानी से मुझे एक पहचान मिली, एक जगह मिली। लेकिन उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत, मतलब उससे मैंने जो सीखा कि मैं खुद जाती थी ऋषिकेश, ललित मोहन शर्मा डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, और अप डाउन करती थी बस से। और उस बस में कामकाजी स्त्रियों का झुंड जाया करता था, बहुत सा झुंड, अलग अलग ग्रुप्स जाते थे। और उन लोगों को पता चला कि मैं तो लिखती हूँ, उसमें कुछ लोग पढ़ने वाले थे, हंस पढ़ते थे, कथादेश पढ़ते थे। तो धीरे धीरे सारे लोगों ने मुझसे अपनी बातें कहनी शुरू कर दी, और अपने अनुभवों की जो गठरी उन्होंने खोली मेरे सामने, वो बहुत भयावह था, बहुत तकलीफ देह था, बहुत मतलब वो मेरे पास एक ऐसी अमूल्य निधि है। और आपसे बताऊं कि 1 साल तक मैं इस कहानी को लिखती रही। इसके बाद जब ये कहानी, बहुत बार एडिट किया मैंने खुद, इसके बहुत ड्राफ्ट बनाए, बहुत ड्राफ्ट बनाए, बहुत सारी चीजें छांट के, क्योंकि एक कहानी में आपको आपको इतना भी स्पेस नहीं है कि आप सबकी बातें कह लें। तो कोशिश ये किया, और उस कहानी में एक भी लाइन ऐसी मेरी तरफ से नहीं बची जिसको एडिट किया जा सके। और जब वो कहानी छपी, नवलेखन अंक में छपी, और बहुत उस पर पत्र आने लगे, हरिनारायण जी बड़े खुश हुए, कहने लगे इतने पत्र, जो आपके पास पत्र आ रहे वो भी मुझे भेज दीजिए। पत्र कुछ ऐसे भी थे जो बहुत धमकी भरे थे, खराब थे बहुत। तब तो पत्रों का जमाना था, पत्र आया करते थे। बहुत खराब पत्र भी थे, अश्लील पत्र भी थे, क्योंकि कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें थीं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था मैंने, जैसे अधेड़ उम्र के लिए, अधेड़ उम्र के व्यक्तियों के लिए जो जो अनुभव संसार था स्त्रियों का, उससे गुजरना था कि वो किस तरह की चीजें से टकराती हैं। और तो उसमें इस तरह के कुछ शब्द भी प्रयोग किए गए थे जो इससे पहले हिंदी कहानी में नहीं आए थे। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत अचानक से, बहुत जो कथाकार को मिलना चाहिए, वो एक हीरो वाला जो भाव होता है, वो मेरे भी अंदर आया। और मैंने सोचा अब तो जो जहां पहुंचना था हो गया, अब तो मैं कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गई। एक ऐसा भाव जो कभी नहीं आना चाहिए। और खुशी के साथ मैं उस दिन बस में चढ़ी, क्योंकि मैंने तो अब लिख दिया था, मैंने अब कमाल कर दिया था। और जब मैं चढ़ी
तो उस बस में इतने लोगों के हाथ में कथादेश थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं मतलब आसमान पे थी। और आपसे बताऊं कि वे लोग इतने परेशान थे और उन लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं सोच रही थी आज मेरी पीठ थपथपाई जाएगी, लोग मुझे एकदम मतलब उठा लेंगे कंधों पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। लोगों ने मुझसे ये कहा मेरी बात तो आई नहीं इसमें। और इस तरह कम से कम 50-60 लोगों ने घेर कर ये कहना शुरू किया मेरी वाली बात आपने छोड़ दी, मेरी बात नहीं कही, मैंने आपको कितने विश्वास से बताई थी, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे इतने सारे लोगों की बात तो रह गई थी। मैंने खुद से सीखा जमीन पर रहना पड़ेगा, नहीं उड़ सकता लेखक। लेखक उड़ने के लिए नहीं है, लेखक इतने सारे लोगों की जबान है। मैं इतने सारे लोगों की तरफ से बोल रही हूँ, तो मैं कैसे ये सोच लूं कि मेरी कहानी छप गई। और मैंने अपने आप के लिए ये पाठ सीखा कि नहीं, मेरा काम तो खत्म ही नहीं हुआ। मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मेरा काम अरविंद जी अब तक खत्म नहीं हुआ। मैं अभी तक बहुत सारी चीजें डालना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं पूरा हो पा रहा है। अस्थि फूल लिखते समय भी ये था कि सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। आपकी फिर भी एक सीमा बनती है, जब आप कहानी से उपन्यास तक चले आते हैं कि अब इतना स्पेस चाहिए कहने के लिए, तब भी एक सीमा बन जाती है। और तब भी आप कहते हैं कि अब दूसरे उपन्यास में ये बातें आएंगी। अनिहारे तलछट में चमका की बातें थी, वहां भी बहुत बातें रह गईं। तो एक जो आंद्रे जीत उपन्यास है, मेरे बड़े प्रिय उपन्यासकार, फ्रेंच उपन्यासकार, उनका एक कथन है कि जब एक उपन्यास मैं पूरा कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि वो आखिरी बात रह गई जो मैं इसमें कहना चाहता था। तो वो आखिरी बात हमेशा रह जाती है और अगली यात्रा के लिए वही मुझे तैयार कर देती है कि अब तो कहना पड़ेगा आगे। और उस दिन का वो सबक, उसने कभी मुझे अ, फिर कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ने दिया और हमेशा ये याद दिलाया कि नहीं, इतने सारे लोगों की बातें अभी कहनी है। मेरे मेरे संघर्ष का, मेरी यात्रा का दायरा इतना छोटा नहीं है कि उसे मैं अपने तक ही मानूं। ये कितना बड़ा है। मेरे आसपास से लेकर के उन तमाम आम लोगों की समस्याओं से लेकर उन आदिवासियों की समस्याओं से लेकर ये बढ़ता ही चला जाता है। तो ये एक लेखन में आने का एक बनता हुआ, जो मेरी जो बनती हुई यात्रा रही वो यही थी। एक सवाल है, हालांकि मतलब ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है। मेरी मेरी समझ जहाँ तक है और जो मेरा अनुभव है उसमें मैंने देखा है कि जो लोग डिग्री कॉलेजों में होते हैं या यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो सिलेबस के तो मास्टर होते हैं। जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसके तो बहुत मास्टर होते हैं, चाहे वो कबीर हो चाहे सूरदास हो। मैंने इन सारी चीज़ों में तो उनसे आप खूब बुलवा लीजिए, उस पर उनकी आलोचना की किताबें भी आ जाती हैं। लेकिन मैंने देखा कि इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में क्रिएटिव राइटर बहुत कम होते हैं, और होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कम होते हैं। और तो इसके पीछे कारण क्या है? मतलब वो जो कम लोग जो उभर करके आ जाते हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, और जैसे जैसे आपने बताया कि आप ने लोगों की पीड़ा को व्यक्त किया, और आप वहां पर तो आपका एकेडमिक रूप था नहीं, वो तो आप से लोगों ने अपने सहेली के तौर पर या मित्र के तौर पर अपनी बातें शेयर की। तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स क्या सीमाएं बना देते हैं लोगों के लिखने की और सोचने की? ये तो मेरी भी चिंता का प्रश्न है, क्योंकि देखिए एक समय था जब एकेडमिक्स ने काम किया और वहाँ क्रिएटिव राइटर्स होते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे, वहाँ रामचंद्र शुक्ल रहे, से लेकर के आप मुक्तिबोध तक देखेंगे कि इन लोगों ने काम किया, अ, आलोचना में भी किया, उपन्यास भी लिखे, सृजनात्मक लेखन में भी योगदान दिया। इन लोगों ने एक बौद्धिक परिवेश तैयार किया। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि ये बौद्धिक परिवेश खत्म होता गया और रचनाकारों को, मतलब अब तो यहाँ तक है कि आपको, आप अगर क्रिएटिव राइटर हैं तो आपकी राइटिंग को उसमें गिना ही नहीं जाएगा। आपके जो
क्राइटेरिया है आपके प्रमोशन वगैरह का, उसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग शामिल नहीं होगी। जबकि काशीनाथ सिंह खुद मुझसे उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये लड़ाई लड़ चुके थे अल्पना, अब तुम लोगों के आगे फिर से वही लड़ाई आ गई। आप ये देखिए कि एक समय काशीनाथ सिंह हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी रचनाकार लगभग बाहर हैं एकेडमिक्स से, क्योंकि एकेडमिक्स में जब कोई रचनाकार जाएगा, कोई सर्जनात्मक सर्जना करने वाला कोई व्यक्ति जाएगा सर्जनात्मक व्यक्तित्व का, तो किसी भी फ्रेम में, देखिए लेखक किसी भी फ्रेम में बन नहीं सकता। आप कहेंगे कि सूरदास को यहाँ तक पढ़ाना है तो वो नहीं, वो उसको उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगा, वो कुछ उसमें नई चीज ढूंढने की कोशिश करेगा। मैं प्रेमचंद को पढ़ाती हूँ तो एक कहानी ईदगाह के इतने पाठ बनते हैं और इतना आनंद आने लगता है कि बाजार तक का पाठ। आज नए समय में आप ईदगाह को कैसे पढ़ें, आपका हामिद बदल जाता है। हमारा नेता कैसा हो तो हामिद जैसा हो। आप इस पाठ तक पहुंच जाते हैं कि हामिद में जो गुण हैं दरअसल वो भविष्य के नेता के गुण हैं। आप यहां तक जाते हैं तो ये तभी संभव हो पाता है जब आप ब्रेक करते हैं, जब आप उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, जब आप उस फ्रेम को तोड़ते हैं। और जब क्रिएटिव राइटर होता है तो वो तोड़ता ही है, वो रह नहीं सकता। या तो वो छोड़ देता है अपना लिखना पढ़ना और अपने को उसी में समाहित कर लेता है, ये भी स्थिति आती है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि जिनका लेखन छूट गया और वो उसी में अपने को एडजस्ट करते करते उन्होंने लगभग खत्म कर लिया, तो ये भी स्थिति रही है। लेकिन जो नहीं खत्म करते वो तो लगातार इसमें से रास्ता निकालते हैं, इसको बदलते हैं, पूरा परिवेश निर्मित करते हैं। तो ये हुआ है कि एकेडमिक्स में ना तो बौद्धिक गतिविधियों के लिए वो स्थितियां बची रह गई हैं, ना वो परिवेश बचा रह गया है, ना आलोचना का वह जो एक वाद विवाद संवाद की स्थितियां थी वो नहीं बची रह गई हैं। बस एक कट पेस्ट करके हर कोई वहां आलोचक है, हर कोई वहां, मतलब वो तो मानते ही नहीं ना, लेखकों के साथ कई जगह तो दुर्व्यवहार भी कर देते हैं, तो मानते ही नहीं। एकेडमिक्स में मैं तो उससे जुड़ी हुई इस चीज को देख रही हूँ, वो मानते ही नहीं कि लेखक कोई चीज है, जबकि आप पूरी तरह, आपका पूरा पाठ्यक्रम उन्हीं कवियों लेखकों पर टिका हुआ है। आप ये देखिए, तो ये हुआ है कि आज जो है वो एकेडमिक्स में तो कोई प्रतिभा भी आती है, वो उसका दमन करने की कोशिश ज्यादा की जाती है, उस बजाय उसको ये परिवेश देने की कि वो फले फूले। एक समय आखिर ऐसे शिक्षक थे, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल थे या चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जिनके इतने शिष्य निकले। बीबी कारंत भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे, तो केदारनाथ सिंह के साथ थे। तो इस तरह के भी लोग निकले, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये चिंता का भी विषय है आज, बल्कि जिस तरह की चीजें बननी चाहिए वो सारी चीजें नहीं रह गई हैं। एक कहावत है कि जो मीडियोकर होता है वो अपने से नीचे की चीजों को चुनता पसंद करता है, और जो उससे नीचे होता है वो उससे भी नीचे की चीजों को पसंद करता है। तो आप सोचेंगे कि कहाँ चीजें चलती चली जाएंगी और फिर क्या क्या बचेगा। तो ये है, तो मैं तो इसकी निश्चित ही आलोचना ही करूंगी, और मैं चाहूंगी कि ऐसी स्थितियां दोबारा से बने कि वहाँ उन रिसोर्सेज का जो फायदा है वो हमारी बौद्धिक वातावरण को मिले, हमारे बौद्धिक क्षेत्र को मिले। है ऐसा ही। जैसे आप एक स्थापित और एक चर्चित कहानीकार हैं, आपकी आलोचना दृष्टि भी आपकी बहुत स्पष्ट है और उसमें भी आपने काफी काम किया है। ये जो आपके छात्र हैं, ये आपको किस निगाह से देखते हैं और लोगों की तुलना में? देखिए, सही आकलन तो छात्र ही करेंगे। मैं तो अपनी नजर से देखूंगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ सीखने के उद्देश्य से मेरे पास आते हैं, और वो स्पेस भी मैं देती हूँ, वो लोकतांत्रिक स्पेस की वो अपनी बात कह सकें और वे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकें। कई बार पढ़ना भी पड़ता है, जो उनकी बातें होती, मुझे लगता है कि मेरा अध्ययन उतना पूरा नहीं है तो पढ़ना भी होता है, तो पढ़ते हैं, फिर उनसे संवाद करते हैं, फिर कई बार कहते हैं कि थोड़ा मैं इसको पढ़ लूँ, इस विषय को,
तब तुम्हारे साथ बैठ करके बात अच्छी तरह से हो सकेगी, जिससे कि हम उसको और ज्यादा, जहां तक वो पहुंचा उससे ज्यादा कुछ दे सकें। तो अध्ययन तो जरूरी है। और अगर एकेडमिक्स में अध्ययन नहीं रहेगा तो बताइए, जो कि आप कह ही रहे हैं कि सूर का, मेरे भी अनुभव में है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें एक नोट्स बना लिया जाता है और सालों साल, वर्षों, 10-20 साल, 30 साल, रिटायरमेंट तक भी कई बार उसी से काम चलता रहता है। तो ऐसी भी स्थितियां हैं, लेकिन इसके उलट भी हैं। कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, वो कम है पर करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं अपने को, अब जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपने को उसमें गिनूंगी कि हाँ, मेरा जो है वो एक कोशिश रहती है कि एक ऐसा वातावरण बना सकूं अपने विद्यार्थियों के साथ जिसमें उनको भी कुछ सीखने को मिल सके और मुझे भी कुछ सीखने को मिल सके। ये अब हम जरा एक और मतलब मुख्य विषय पे बात करते हैं कि हालांकि हमने काफी कुछ उसमें प्रकाश डाल दिया है, लेकिन ये बताइए कि आपकी निगाह में साहित्य का, एक तो लिखना हो गया, छपना हो गया, चर्चित होना हो गया, किताबें भी छप जाती हैं, और आजकल तो मैंने देखा है कि लोगों की किताब हर साल 3-3 किताबें छप जाती हैं। वो सब तो छोड़िए, मैं एक जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी निगाह में साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या देखिए, रचनाकार का क्या उद्देश्य होना हाँ चाहिए? हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर प्रेमचंद से लेकर अब तक बहुत लिखा गया। लेकिन मैं समझती हूँ, जिसे मैं बहुत संक्षेप में अगर कहूँ, कि साहित्य जो है वह जो हमारा आज समय है, हमारे समय की जो एक भारी विशेषता है वो है स्पीड, बहुत तेज गति। तो मतलब पूरी दुनिया में स्लोनेस पर काम हो रहा है। आप ये सोचिए, दुनिया में अब इस तरह की चीजें, स्पीड अगेंस्ट स्पीड। हमें ऐसी गति चाहिए जो मानवीय हो। हमें ऐसी गति नहीं चाहिए जो हमें जीवन को देखने का मौका ही ना दे। तो जिसके लिए मैं, मेरे दिमाग में हमेशा एक रूपक आता है कि अगर आप आंख के कैमरे से बहुत तेज, मतलब तेज गति, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आप उन छवियों को देखना चाहते हैं, तो निश्चित आप उनकी सही तस्वीर नहीं देख सकेंगे। वो धुंधली होगी, क्लियर नहीं होगी। आप बस ऊपर ऊपर कुछ देख पाएंगे तो देख पाएंगे, और हवाई जहाज से तो वो भी शायद नहीं देख पाएंगे। तो ये जो छवि का मामला, आप जीवन को तभी देखेंगे जब आप रुकेंगे। रुकना बहुत, ठहरना बहुत जरूरी है। साहित्य जो है वह ठहरी हुई चीजों के साथ, छूट गई चीजों के साथ खड़ा होता है, उनकी बात करता है, उनको लेकर आता है। साहित्य उन मानवीय पक्षों की बात करता है, मानवीय पक्षधरता की बात करता है, जो इस गति में, इस गति की लय में लय मिलाकर नहीं दौड़ पा रहे हैं। वो स्पीड के साथ नहीं है, वो अगेंस्ट द स्पीड के साथ है। वो छूटी हुई चीजों के साथ, बची हुई चीजों के साथ, वो उन संवेदनाओं के साथ है जो मनुष्य की वास्तविक भीतरी संवेदनाएं हैं, जो चीज रही हैं, जहां वह बहुत तकलीफ में है, उन सारी चीजों के साथ है। साहित्य मनुष्य के साथ है। साहित्य विराट के साथ नहीं है। तो ये मुझे समझ में आता है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि हम साहित्य के पास क्यों जाते हैं, जबकि मनोरंजन के हजार साधन उपलब्ध हैं। एक तो आप अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं मोबाइल, जब चाहें आप एक क्लिक पर मनोरंजन को पा सकते हैं। किंतु आप साहित्य के पास आते हैं अपने समय को समझने के लिए, अपने समाज को समझने के लिए, उन सारी जटिलताओं को समझने के लिए जो सामान्य रूप से आप नहीं समझ पा रहे हैं। आनंद के साथ, रसानुभूति के साथ साथ यह वो समझ भी देता है, यह दृष्टि भी देता है। तो चूंकि ये सारी चीजें साहित्य के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए
उसकी जिम्मेदारी भी होती है। वह इस तरह से फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट नहीं है, कमोडिटी नहीं है साहित्य, कि आप उसको 3 महीने में लिख करके पूरा कर देंगे, या आप डिमांड पर लिखेंगे, सप्लाई होगी उसकी, और फैक्ट्रियों में जिस तरह उत्पादन होता है उत्पादन होगा। साहित्य का उत्पादन नहीं होता, साहित्य प्रोडक्ट नहीं है, साहित्य एक रचनात्मक प्रक्रिया है। साहित्य जीवन की बात करता है, जीवन से गुजर कर जाता है। इसलिए एक रॉल्फ फॉक्स का कथन मुझे मतलब बहुत बार मैं इसको उदाहरण के तौर पे कहती हूँ। रॉल्फ फॉक्स कहते हैं कि साहित्य में हमें जीवन चाहिए, उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं जीवन चाहिए, जीवन पर राय नहीं चाहिए। तो आप देखिए, जब आप इतनी स्पीड में दौड़ेंगे तो आप जीवन को कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे? आपको ठहरना तो पड़ेगा, रुकना पड़ेगा जीवन को समझने के लिए। और जब स्पीड बहुत तेज होती है तो वह अनियंत्रित भी हो जाती है। और जब स्पीड बहुत तेज होती है, अनियंत्रित होकर आप देखते हैं कि फिर वो हिंसा की तरफ जाती है। और तमाम हिंसाओं को आज टेक्नोलॉजी पर डाल दिया गया, उनकी जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी को दे दी गई कि इनके कारण ही सब हो रहा है। मतलब बंदूक जिम्मेदार है, गोली चलाने वाला जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं कि तकनीक को आप कैसे, मतलब जितनी आपने देखा ही कि जो सांप्रदायिक विद्वेष के का वातावरण बना, उसकी भी जिम्मेदारी तकनीक पे डाली गई कि व्हाट्सएप और ये तमाम सारे जो हैं ये कर रहे हैं। तो समस्या ये है कि आप इन चीजों से बच नहीं सकते। तकनीक ने आपको, मतलब मैं एक दो बात तो आपकी इस बात पे याद आ गई तो कह रही हूँ, तकनीक ने आपको कहाँ तक पहुंचा दिया है। आप हर समय निगरानी में हैं, हम एक निगरानी युग में खड़े हैं, सर्विलांस पे हैं आप हर समय। आपको एक कैब बुक करनी होती है, एक टैक्सी चाहिए, वो तो उजड़ गया हमारा वो संसार जब आप टैक्सी वाले से उसका ख्याल रखते थे और उससे सोचते थे ये मुझे पहचानता है और ये मेरे घर आएगा तो मैं इसको चाय पिला दूंगा, थोड़ा पूछ लेना चाहिए। वो सब खत्म हो चुका है। आपका फेरी वाले से अब कोई संबंध नहीं है, आप सेल्समैन वाली दुनिया में हैं। लेकिन आप देखिए कि आप एक टैक्सी बुलाते हैं और आपका एड्रेस, आपकी जगह ट्रेस हो जाती है, आप लगातार निगरानी में हैं। तो आप ऐसे इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को आप यूं ही ओझल नहीं कर सकते, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं बची है। बहुत सारी चीजों को देखना होगा। जब हम आज बात करेंगे तो साहित्य की ये सब जिम्मेदारी बनेगी कि वो देखे, एक रचनाकार अपनी आंखें खुली रखे, वो सारी चीजों को समझे, जाने। देखिए, जो टेक्नोलॉजी का मामला है, सर्विलांस का मामला है, ये तो विदेशों में भी है, विकसित देशों में भी है। लेकिन जो स्थितियां हैं जिसको आपने बताया कि ठहर कर देखना चाहिए, या जो चीजें छूटती जा रही हैं इस भागम भाग की जिंदगी में, तो उसके लिए तो एक दृष्टि होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिना दृष्टि दृष्टि के कहाँ से आएगी, दृष्टि कैसे आएगी? मतलब मान लीजिए अगर कोई नया लेखक आपसे पूछे आकर के, आप टीचर हैं, कि मैडम मैं जिंदगी की तहों को खोलना चाहता हूं, अब मुझे बताइए कि कैसे इसको मैं ठीक से खोल पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, दृष्टि बहुत जरूरी है। हम लोगों ने भी एक समय अपने लिए दृष्टि पाने के लिए, समझ पाने के लिए कुछ पढ़ा। अपने जो तब तक उस समय तक के लेखक थे और जो आज भी लिख रहे हैं, उन सबको भी देखने की कोशिश जारी रहती, पढ़ने की कोशिश जारी रहती है। दृष्टि विकसित होगी जब आप साहित्य के पास आएंगे, आप जब पढ़ेंगे, जब आप समझने की तरफ जाएंगे, जब आप विचार की तरफ जाएंगे। आप विचार की तरफ तो जा नहीं रहे। आप देखिए, विचार, जिन चीजों को काटा जा रहा है वो केवल संवेदना नहीं है, वो विचार भी है, विचार को भी हटाया जा रहा है। आप पूरा देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि इतनी किताबें छप रही हैं, वो जो छप रही हैं तो विचार कहाँ जा रहा है? विचार नहीं, विचार को हटाया जा रहा है। विचार नहीं चाहिए, मनोरंजन चाहिए। तो विचार ही तो वो चीज है जो आपको, आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन आपकी दृष्टि का विकास तो वहीं से होता है। तो आप वहां तक आने नहीं देंगे, या आप इस एक बड़े से ढेर में आप ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि एक सामान्य पाठक को
जेन्युइन साहित्य ढूंढने के लिए, जेन्युइन उपन्यास या कविता ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल मेरे पास आए तब तो ठीक है, लेकिन प्रायः उनकी पहुंच मेरे पास नहीं भी हो सकती है। वो गांव में है, वो कहीं किसी कस्बे में बैठा है। मैंने कस्बे में जीवन बिताया है। एक दुकान नहीं है, वो जब एक दुकान तक पहुंचता है तो वो क्या ढूंढे, क्या पाए? आपने पूरे सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीजें भर दी हैं, जिस तरह मतलब उसमें कई बार कभी कभी कोई चमक सी भी दिखती है, लेकिन वहां भी अ, जैसे मैं कहूं कि एक अधूरी कविता, एक चमकती हुई पंक्ति, एक सुंदर सा गद्य का टुकड़ा ये दिखता है, लेकिन वह अपने को मांझने के लिए, अपनी दृष्टि का विकास करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब वो विचार तक आएगा नहीं, तो उसकी दृष्टि के लिए बहुत मुश्किल, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है रचनाकारों के सामने कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप। मैंने अपनी हर कहानी एक विचार के साथ शुरू की कि मैं क्या क्या कहने के लिए इतनी विकल हूं, कौन सी वो चीज है जिसको मैं समझ पा रही हूं। तो यही स्थिति स्थिति है हमारे यहाँ तो पूरा स्त्री विमर्श ही जिस तरह से आया, वहाँ विचार ही गायब हो गया। आप ये देखिए, दुनिया में जो स्त्री विमर्श आया और जो हमारे यहाँ स्त्री विमर्श आया, तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, ये है एक चिंता का, बहुत बड़ी चिंता का विषय। स्त्री विमर्श पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ट्रेंड पे बात करना चाहते हैं, एक प्रवृत्ति पे बात करना चाह रहे हैं जी कि जैसे ये पहले देखा जाता था कि मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, या जो उत्तर उदारतावाद के बाद का दौर है, उससे पहले कि विकसित देशों में या फॉरेन कंट्रीज में क्या करते थे कि ये प्रकाशक जो है वो ऑन डिमांड लिखवाते थे लोगों से। वो उसके लिए एडवांस पैसा भी दे देते थे कि भाई हम पैसा दे दे रहे हैं और आप ये 3 महीने में मुझे ये उपन्यास दीजिए। अब वो लेखक चाहे कैसे भी लिखे, खुद लिखे या 4 लोगों से मिलकर लिखवा ले, ये ट्रेंड पहले फॉरेन में खूब चलता था। अब हमारे यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं आई एम नॉट श्योर कि, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि जो बाजारवाद जो है उसने साहित्य को लगभग कब्जा कर लिया है। क्योंकि प्रकाशक जो है वो कई बार वो देखता है कि जैसे आपने रचना कोई आपने संकलन कोई दिया या उपन्यास कोई दिया, तो वो पहले तौलेगा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मार्केट वैल्यू है तो आपको प्राथमिकता देगा, वो आपकी किताब छापेगा। अगर उसको लगेगा कि अरे यार ये वही किसान की कहानी है, वही मजदूर की कहानी है, वो पीड़ित महिला की कहानी है, पता नहीं ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, और यार मान लीजिए बहुत अगर उससे अच्छे संबंध है तो वो 500 प्रति छाप देगा कि चलो कुछ पैसे मिल जाए, कुछ लेखक से भी पैसे ले लेता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी तो साहित्य को उसके उद्देश्य से भटका रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि बाजार ने चारों तरफ से कब्जा किया है। हमारे घरों के अंदर, हमारे दिमाग, अंतश चेतना पर कब्जा किया है। आप ये देखिए कि हमारे भीतर हमारे दिमाग में घुस आया है। और आप ये देखिए कि साहित्य पर आप कह रहे हैं लगभग कब्जा किया है, बहुत कम बचा रह गया है जहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि थोड़ा बहुत अभी स्पेस है, लेकिन अधिकतम कब्जा कर चुका है। और आप पाएंगे कि अब बड़े बड़े प्रकाशक भी जिस तरह के शीर्षक दे रहे हैं, अभी पिछले दिनों ये शीर्षक दिया गया एक बड़े प्रकाशक, रहस्य रोमांच की कथाएं। अब ये बताइए कि रहस्य रोमांच की कथाएं अगर आप बेच रहे हैं तो फिर विचार के लिए हमारी चिंता बहुत जायज है कि तो विचार कहाँ बचता है। आप सिर्फ जो मैंने कहा कि सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आता साहित्य के पास, जो पाठक है वो उसे कुछ और चाहिए, मनोरंजन के अलावा भी कुछ चाहिए। मनोरंजन तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चाहिए जो सिर्फ मनोरंजन ना हो,
जैसे उसको समझ चाहिए, जैसे उसे उन जटिलताओं पर कुछ रोशनी चाहिए जिनसे वो घिरा हो, जिसे वो समझ नहीं पा रहा है कि हमारे समाज में, सोसाइटी में इस तरह की चीजें हैं कैसे, या उलझे हुए जो चरित्र हैं उनको समझने की एक जो पहचान है, जो घटनाएं घटित हो रही उनके पीछे का जो, जिसको मैं कहती हूँ कि पर्दा खींच दिया जाए, कि उसके पीछे की जो दुनिया है, उसके पीछे का जो सच है, उसे समझ में आए। तो इन सब चीजों को अपने समय को समझने के लिए आता है साहित्य के पास एक पाठक। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें तो पूरा एक, वही जो मैंने कहा कि प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कि ये बिकाऊ चीज है। और जो एक हमारे यहाँ एक विभाजन रेखा थी कि ये जो सस्ता साहित्य है उसका एक अलग पाठक वर्ग है, और जो जिसको हम जेन्युइन साहित्य कहेंगे, गंभीर तो नहीं, जेन्युइन साहित्य है, उसका एक अलग पाठक वर्ग है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो ये साहित्य है इसको ही मुख्य धारा का साहित्य कहा जा रहा है। ये अधिक चिंता की बात है कि उसे मुख्य धारा के साथ मिला दिया, या उसे ही मुख्य धारा बना दिया जा रहा है। तो ये ज्यादा चिंता की बात है। मुझे ध्यान है कि जब मैं जापान गई थी तो मुझे एक बुकलेट दी गई थी जिसमें कुछ लेख थे भारत के ऊपर, थे भारत में जो भारतीय भाषाओं के साहित्य उनको लेकर भी थे। उसमें हिंदी को लेकर एक लेख था जो इंग्लिश, बुकलेट पूरी जापानीज में थी, कुछ लेख इंग्लिश में ट्रांसलेटेड थे उसी के अंदर। तो ये एक लेख इंग्लिश में ट्रांसलेटेड था जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय हिंदी में पॉपुलर लिटरेचर का तूफान आया हुआ है। अब सोचिए कि उन्होंने पकड़ लिया था और हम उसे मुख्यधारा का साहित्य कहे चले जा रहे हैं। तो ये जो अंतर है इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी छांटना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब वो समय आने वाला है जब पाठक फिर से वो जो सस्ता साहित्य पढ़ने वाला पाठक है, वो रहस्य रोमांच और भूतों की कहानियां या डरावनी कहानियां पढ़ने वाला जो पाठक है, वो अपने आप उसका एक वर्ग बन जाएगा, वो अपने आप उन चीजों की तरफ चला जाएगा। और कहीं भी दुनिया में जेन्युइन साहित्य खत्म नहीं हुआ, आपको पता ही है कि मार्केज आज भी पढ़े जा रहे हैं। और मैं इतनी विचारकों का नाम ले रही हूँ तो उनको भी पढ़ा जा रहा है। और बटलर की किताब तो बहुत 90 के बाद की है, या नाओमी वुल्फ की किताब 90 में आती है, द ब्यूटी मिथ। तो वो सब पढ़ा जा रहा है, वहां भी पढ़ा जा रहा है। जो वैचारिक लेखन है वो भी वहाँ अच्छी तरह, उसके भी पाठक हैं, उसको भी अच्छी तरह रिसीव किया जा रहा है। वही स्थिति हमारे यहाँ होगी, ऐसा मुझे लगता है कि ये बट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि ये सारा जो मुख्य धारा में स्थापित करने की जो कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे समय तक टिक सकती है। क्योंकि आप देखिए कि पाठक पहचानने लगा है। एक सोशल मीडिया के ही एक पाठक ने, जिसने 8,000 की किताबें खरीदी थी, उसने लिखा वहां पर कि मैंने सबके कहने से और इतने प्रचार को देखते हुए 8,000 की किताबें खरीदी और अब वो सारी मैं कूड़े में फेंकने जा रहा हूँ। क्योंकि पाठक निराश हो रहा है, जब वो पहुंच रहा है उसे वो चीज मिल नहीं रही है। ये तो कमोडिटी जब कोई चीज हो जाती है तो वो यूज एंड थ्रो में बदल जाती है। आज आपने लिखा, कल पुरानी हो गई इतनी तेजी से, और वो फिर फेंकने के लिए हो गई। अब उसकी जरूरत नहीं, नया चाहिए, नया चाहिए, हर दिन नया चाहिए। यही तो बाजार का पूरा गणित ही यही है। तो हर दिन नया क्या, आप रेणु को अभी भी पढ़ रहे हैं, 10 बार पढ़ रहे हैं। आप गोदान की कुछ चीजें भूल गई थी, दोबारा से आपने पढ़ा। लोकतंत्र की एक नई ही व्याख्या समझ में आई गोदान को पढ़कर। आप ये देखिए कि आप आज भी उस पे इतने इतने अर्थ उसके ले रहे हैं और अपने लिए ले रहे हैं, आपके काम की चीज है वो आज भी। तो ये अंतर तो बना रहेगा। अब आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जिक्र किया था स्त्री विमर्श के बारे में, और ये तो मैं ये इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आप एक महिला हैं, पुरुषों से भी ये सवाल मैं पूछ चुका हूं। स्त्री विमर्श की आज जो स्थिति है, और मतलब जो आज के समय में जो फेमिनिज्म की स्थिति है, वो हमारे देश में वो कहाँ खड़ी है? हाँ, सवाल तो आपका अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में फेमिनिज्म आ रहा था, कुछ तो 60 के आसपास आया, लेकिन हमारे यहाँ एक नवजागरण काल से एक सहज रूप से जो प्रतिरोध की स्थितियां बन रही थी स्त्रियों द्वारा, और
विचार की तरफ जाने की स्थितियां बन रही थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत सहज रूप से वो आ रही थी और बहुत धारदार तरीके से आ रही थी। आप देखेंगे पंडिता रमाबाई आ रही हैं, सीमंती उपदेश से लीजिए, पंडिता रमाबाई आ रही हैं, बहुत वैचारिक और बहुत तर्क के साथ बातें कर रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। तमाम ऐसी डॉक्टर महिलाएं आ रही हैं जो अपनी बात कर रही हैं। रखमाबाई आ रही हैं जो पहली बार 1887 में शायद ये केस, ये वर्डिक्ट आ गया था। 1887 से पहले वो देह पर अधिकार का मुकदमा करती हैं। तो आप सोचिए कि ये सारी चीजें कितने सहज रूप से आ रही थी, एक सहज गति से जो प्रतिरोध आना चाहिए, जो विचार आना चाहिए स्त्रियों की तरफ से, वो आ रहा था। आप देखेंगे कि उमा नेहरू जिस तरह से लिख रही हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी उसी टाइम में दूसरी तरह से लिख रहे हैं। आप देखेंगे स्त्री दर्पण में जिस तरह के विचार आ रहे हैं विधवा विवाह को लेकर या बाल विवाह को लेकर के, आप देखेंगे कि अन्य पत्रिकाएं थी जो पुरुषों द्वारा निकाली जा रही, उनमें अलग तरह से आ रहे थे। तो एक सहज गति जो बनी हुई थी, वो सब कुछ आगे नहीं बढ़ती है, वो सब कुछ अवरुद्ध होती है। और जो पश्चिम से विचारधारा आती है, उसके लिए मैं कहूँ, जो स्त्री विमर्श पूरा आता है, उसके लिए मैं कहूंगी कि जो फेमिनिज्म था उसे तो ठीक से आने नहीं दिया। कुछ काम उस पर हुए जरूर, मतलब 70 के समय आप देखिए तो बहुत सी ऐसी किताबें आती हैं जो विमेन इशू को उठाती हैं, बहुत ताकत के साथ उठाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 90 के समय जो विमर्श आ रहा है वो कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं, जिसे समझने के लिए एक मतलब विचार से ही चीजों को उठाती हूँ कि पितृ सत्ता में पूरे जो पितृ पुरुष तंत्र, पुरुष सत्ता का जो तंत्र है, उसका बीज शब्द है संपत्ति। परंतु स्त्री का है, स्त्री के लिए जो शब्द दिया गया, या स्त्री के लिए, स्त्री के पूरे जीवन को जो व्याख्यायित करता है, वो है उपहार, उसका बीज शब्द है। तो जब उपहार है तो आप देखिए कि यह जो स्त्री विमर्श आया, ये पुरुषों के द्वारा लाया जा रहा है, जबकि पश्चिम में जो स्त्री विमर्श आ रहा है, उससे पहले जो पूरा नारीवाद आ रहा है, जो संघर्ष हो रहे हैं, वो कितनी धाराओं में हो रहे हैं, कितनी अलग अलग तरह हो रहे हैं, वो स्त्रियों द्वारा आ रहा है। आप ये एक बड़ा अंतर देखिए जो हमारे यहाँ हो रहा है और जो बाहर हो रहा है वहाँ। मतलब एक जॉन स्टुअर्ट मिल हमें मिलते हैं जिन पर हम बहुत फक्र करते हैं कि उन्होंने इतना काम किया, किंतु आप देखें कि उसमें धाराएं हैं। ब्रिटेन में मेरी वाल्सनक्राफ्ट लिख रही हैं, उदारवादी नारीवाद की सबसे सबल, अगर देखें बहुत सारी धाराएं। यहाँ तक कि जब हम अमेरिका में देखते हैं तो हम ये नहीं पाते कि वहाँ, ऐसा लगता है ना कि अमेरिका में तो यौन स्वच्छंदता की बात होनी चाहिए नारीवाद को लेकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां नारीवाद का मूल जो है, जो मांग है, वो है हिंसा से मुक्ति। क्या ये हमारी समस्या नहीं है? अब ये बताइए, क्या और बहुत सारी जगहों पर जो समस्याएं थी, जो जेंडर भेद के रूपों को लेकर जो लड़ाइयां थी, ब्लैक नारीवाद को आप लेते हैं तो वो बिल्कुल अलग तरह का आता है। वो सारी चीजें, वो सारे इश्यूज क्या हमारे यहाँ अलग अलग तरह से नहीं थे? पर हमारे यहाँ क्या आया? क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्ता ने लाकर एक विचार दे दिया, एक मंच बकायदे बनाया गया। और ये सबसे बड़ा अंतर है, ये बात मैं आपके मंच से कह रही हूँ कि सबसे बड़ा अंतर है कि पुरुषों ने उठा करके आपको उपहार के तौर पर एक विचार थमाया, और वो कैसा विचार था जिसे आपने कभी भी पढ़ने की, कभी भी समझने की जरूरत ही नहीं समझी। दूसरे, वह विचार क्या था? वह सारे विचारों के बीच में से एक चीज ले ली गई थी, वह यौन हिंसा नहीं थी, वह यौन स्वच्छंदता थी, वह यौन देह विमर्श था, यौन हिंसा नहीं थी। यौन हिंसा होती तो एक इशू बड़ा होता। और यौन स्वच्छंदता जो है, आपको सारे मूल्यों से काटती है। सबसे पहले स्वच्छंदता शब्द ही गलत है ना, स्वतंत्रता शब्द है। और जब भी स्वतंत्रता की बात होगी तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हूं कि स्वतंत्रता के साथ विजडम जुड़ा होना चाहिए, विवेक,
विवेक के बिना आप दी गई स्वतंत्रता का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और वही हुआ, बाजार ने कहा लीजिए हम स्पेस देते हैं, और आप उस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि विजडम तो चाहिए, विजडम से काट के कैसे चीजों को देखेंगे आप। तो आप देखिए कि अब चूंकि आपने एक मंच बना दिया, वहां आपने एक एक बात उछाल दी, आपने दे दिया एक विचार की यही है आपका स्त्री विमर्श। और फिर आपने मुझे अच्छे से याद है कि हंस के अंक में सभी अंकों पे ये लिखा हुआ रहता था कि रचनाएं हंस की प्रकृति के अनुकूल हों। और इस तरह आपने एक भ्रम पैदा किया कि यही है स्त्री विमर्श। आप भूल गए, आपने किसी को या तो पढ़ने वहां तक जाने नहीं दिया। थोड़ा सा प्रभा खेतान ने कोशिश की है, मुझे ये अच्छा लगता है कि उन्होंने कुछ कोशिश की उसको समझने की। तो आप देखिए कि जूलिया क्रिस्टीवा क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि चूंकि स्त्री विमर्श ने लगभग नारीवाद की धाराओं को अपने में समाहित कर लिया। समाहित यूं नहीं किया कि कहकर किया, या बल्कि उसने अपने द्वार इतने खोल दिए, इतना ज्यादा बड़ा दायरा बना दिया कि उसमें सब चीजें अपने आप आ गई। ठीक है, अब वो कहती हैं कि डर ये है कि बाजार के द्वारा इसको उद्रस्त कर लिया जाएगा, इसको लील लिया जा सकता है। और देखिए कि ये बात कितनी, ये चिंता कितनी जायज थी कि उस स्त्री विमर्श को हमारे यहाँ यौन स्वच्छंदता के नाम पर बाजार ने कब्जा कर लिया। वैसी ये किताबें हो तो स्त्री विमर्श की किताबें। ठीक है, आप देखिए, इसको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्या है जो हमारे साथ इस तरह से किया जा रहा है, जो हमें इस भ्रम की तरफ ले जाया जा रहा है। यह पूरी पितृसत्ता, सामंती मानसिकता और पूंजीवाद, नौ पूंजीवाद कहिए, कुछ कहिए, नौ सामंतवाद कहिए, कुछ कहिए, आप इसको है वही। और इन सब के गठजोड़ ये आपस में बहुत ही जिसको मैं कहूँ बड़े मुफीद पड़ते हैं, बड़े एक दूसरे के लिए बड़े कंफर्टेबल हैं। और जब आप इस तरह से देखेंगे चीजों को तो समझ में आएगा कि ओहो, ये तो सारा मामला ही ऐसा है, इतना ज्यादा आपस में मिला हुआ है कि हम पहले किससे लड़ें, पहले किसकी बात करें। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। तो ऐसे आपको समझना तो पड़ेगा कि कहाँ आप खड़े हैं, कहाँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं। और यौन स्वच्छंदता कौन ले सकता है? क्या ईमानदारी रिश्तों में एक मूल्य नहीं है? इसे मैं मूल्य मानती हूँ। पूरे जो हम जहां से इन चीजों को लेते हैं, विदेशों में रिश्तों में ईमानदारी एक बहुत बड़ा मूल्य है, बेईमानी नहीं। आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, आप निकलिए इससे, आप दूसरे साथी के साथ जाइए, लेकिन बेईमानी नहीं। बेईमानी कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक मूल्य पुरुष के लिए है, वैसे ही एक मूल्य स्त्री के लिए भी है। और ये एक बड़ा मूल्य है, ईमानदारी एक बहुत बड़ा मूल्य, मानवीय मूल्य है। और मैं इसे नहीं पसंद करती कि आप स्त्री विमर्श के नाम पर ये दिखाएं कि इसका पति बच्चे सब कुछ घर को सब फिट रखे हुए हैं, और चुपके से इसने अपना एक प्रेमी भी बना रखा है, और उसके साथ भी। क्यों भाई, आपको प्रेमी चाहिए, निश्चित रूप से आप प्रेमी के साथ जाइए। ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी समझ है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर है। आप कितना डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन लीजिए, निकलिए। आपको अपनी सुविधाएं कुछ तो छोड़नी पड़ेंगी ना। तो आप उधर नहीं जाते, आप तो चालाकियों की तरफ जा रहे हैं। आप तो वहां जा रहे हैं जहां एक स्त्री विमर्श की प्रसिद्ध लेखिका कहती हैं, जहां पांव ले जाए जाना चाहिए, तो पांव गड्ढे में ले जाए। तो मैं इस चीज को नहीं मानती। मैं कहती हूँ नहीं, सोचना विचारना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं आप, सामने गड्ढा है, आपको बचना पड़ेगा। मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि हमारा स्त्री विमर्श असल में इसको मानता है, असल में इसकी बात करता है। वो कहता है अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग करिए। तो आप अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे? बेईमानियों में करेंगे? नहीं। आपको मौका मिला है, समय मिला है, आप काम करिए। आप ऐसे निर्णय लीजिए जो आपके लिए उचित हो। उसमें आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। आप एक नहीं 10 बार अपना साथी बदल सकते हैं, लेकिन छुपकर क्यों?
छुपने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का जो एक आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, एक निर्णय लेने की आजादी मिलनी चाहिए। देखिए, बेईमानी तो तभी होगी जब निर्णय लेने की आजादी नहीं होगी। तो निर्णय लेने की आजादी अगर आपने नहीं मांगी तो आप इन बेईमानियों की तरफ ही जा सकेंगे। तो आप उन चीजों को, उन मूल चीजों की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं। आप शिक्षा और आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक आत्मनिर्भर स्त्री ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वही चुन सकता है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, क्योंकि वहां असुरक्षा है। और जब असुरक्षा है तो कल को आपको इसके लिए तैयार रहना है कि कभी भी आप अलग हो सकते हैं। और जब आप अलग हो सकते हैं तो फिर आपके खाने का, आपके रहने का कैसे होगा इंतजाम। आपको अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। आप अपनी जमीन से ही कहीं भी उड़ेंगे। आप घर से भागने के पहले 10 बार ये सोचेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा, तब ना आप ये डिसीजन लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अपनी जमीन से सबने अगर स्त्री विमर्श को सीखा था, सभी देशों ने, सभी जगहों पर, तो हम क्यों नहीं अपनी जमीन से उन चीजों को उठाने की तरफ जाते जहां पहले उठाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि नहीं उठाई जा रही थी। मतलब पंडिता रमाबाई को हम पढ़ते हैं तो लगता आज भी इतना रिलेवेंट है। तो आप रखमाबाई को जब उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल वो बातें कह रही जो आज जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता नहीं चाहते या स्वतंत्रता का सही उपयोग कैसे किया जाए, इस तरफ जाना होगा। तो मेरी आपत्ति वहां देह देह का, देखिए मुझसे एक बार एक प्रश्न ये पूछा गया था कि देह का वर्णन जरूरी करिए। जीवन में जितनी चीजें हैं वो सब साहित्य में आनी चाहिए, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप मनोरंजन के लिए और सत्ता और बाजार के लिए इस तरह का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वह ठीक नहीं है, वह एक स्त्री के विचारों को नहीं दिखाता है। ये मेरा कहना है। तो ये है कि अब जब आया नहीं तो उस पर बात नहीं, उस पर काम नहीं हुए, जिस तरह का काम होना चाहिए कहाँ कहाँ काम हुए। देखिए आप, नारीवाद की दूसरी लहर में ही इतना काम हो गया है, जर्मेन ग्रियर ने इतना बड़ा रिसर्च किया है। अब उस रिसर्च में एक छोटी छोटी चीजें शामिल हैं। आप उस रिसर्च से आप पुरुष के मनोविज्ञान को भी पढ़ सकते हैं। आप दुनिया में देखिए कि तमाम स्त्री विमर्शकारों ने जो मेडिकल साइंस के थे या जो मनोविज्ञान के थे, जैसे बटलर मनोविज्ञान की हैं, तो मनोविज्ञान का व्यक्ति है लेकिन वो काम कर रहा है। जो भाषा वैज्ञानिक है डेल स्पेंसर, भाषा में लैंगिक अस्मिता की क्या भूमिका है, मतलब लैंग्वेज डिटरमाइंस सोसाइटी। ये एक काम हमारे यहाँ कहाँ है, आप बताइए। हम भाषा की बात क्यों नहीं करते। हम भाषा में कहाँ है वो स्त्री भाषा, तो कैसे बात की जाए। हम बहुत पानी में हैं और हमें ये समझना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये बहुत ही गंभीर बात है। इस तरह से बात मैं पहली बार अपने मंच पे सुन रहा हूँ। वरना तो वही बातें होती हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें देह की स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता एक्चुअली उनके मन में स्वच्छंदता की बात होती है। हाँ, यही मैं इस अंतर को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो नहीं है। और अगर आपके पास विवेक नहीं है, समझने की ये शक्ति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अगर सत्य असत्य की पहचान नहीं है, सही गलत आप पहचानते ही नहीं, तो पांव जहां ले जाएंगे। तो ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये तो, इसको तो कोई भी मूर्खता कहेगा। अब दो छोटे छोटे सवाल है। एक तो छोटा सवाल, इसका तो जवाब छोटा ही आप दे देंगी। ये जो डिफरेंट तरह के विमर्श चलते हैं साहित्य में, खास करके स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है और न जाने कितने कितने विमर्श हैं, अभी पता नहीं कुछ और भी आ जाएंगे। तो ये साहित्य की जो पूरी दुनिया है उसको विखंडित करने की एक योजना नहीं। ये एक्चुअली मदन जी ने ये अभी लिख के भेजा है इसको। अच्छा, तो मुझे यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं। वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा एक्चुअली, आप देखेंगे तो। कोई बात तो कोई बात। ये जो एक समग्र साहित्य की जो एकता है, मतलब जो एक दिशा और दशा है, उसको विखंडित करने की ये कोशिश नहीं लग रही है।
देखिए, ये हमारे पुराने लोगों ने तो ऐसा माना है, और जो मतलब पुराने आलोचकों ने, जैसे नामवर सिंह, हमेशा ये कहते रहे कि अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जब ये सबाल्टर्न स्टडीज पर काम शुरू हुआ, हमारे जो बड़े नाम हैं, एडवर्ड सईद और गायत्री स्पिवाक का पूरा काम है, तो ये जो काम शुरू हुआ, आप देखिए, ये तो 90 से बहुत पहले ही हो गया था। और जब ये हमारे यहाँ आया है, तो हमारे यहाँ तो मुख्य रूप से दो विमर्श लिए गए, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श। इसमें जो एक एक अच्छा पक्ष जिसे मैं समझती हूँ, ये विखंडित करने वाली बात नहीं है, ये अलग अलग धाराएं हैं। जैसे आदिवासियों की आवाज इससे पहले अलग से नहीं पहचानी जाती थी, वो क्या कह रहे हैं, उनकी लड़ाई अलग तरह की है, उनकी समस्याएं अलग तरह की हैं, जो दलित से अलग हैं। उसी तरह बहुत सारे और जो हमारे समाज हैं, हाशिए के समाज हैं, उनकी, तो ये जो अलग अलग धाराएं हैं, ये सब मिलकर ही एक साहित्य बनाती हैं। और इसको हम विखंडित कैसे मान लें, ये बाद में एक चीज आई कि जब देरिदा ने दिया था कि केंद्र का विखंडन होगा और हाशिए का समाज आएगा, उसको समझने के लिए मैंने बहुत बहुत रामकीर्ति जी के लेक्चर अटेंड किए कि भाई ये है क्या पूरा। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि केंद्र जो है, वो जब हाशिए का समाज आगे बढ़ेगा, तो जो केंद्रीयता है उसको चोट पहुंचेगी। तो ये जो है केंद्र जब टूट जाएगा, तो हाशिए का समाज जाकर केंद्र नहीं बनाएगा। जो समस्या दिखाई पड़ रही अभी कि एक जगह जाकर ये साहित्य केंद्रित क्यों नहीं होता, एक क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो बड़ा बिखरा हुआ दिख रहा है। नहीं, दूसरी क्या है कि आइडेंटिटीज, पहले यह बात आइडेंटिटी की इस तरह से नहीं की जाती थी। मतलब विमेन आइडेंटिटी को अलग से पहचानना, या दलित आइडेंटिटी को अलग से पहचानना, ये हम भाषा के अंदर भी देखते हैं कि आइडेंटिटी का सवाल भाषा के भीतर से भी आता है। तो ये आइडेंटिटीज हैं बहुत सारी जो हमारे हाशिए के समाज के भीतर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके अलग स्वर आने से, हाँ, जब आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, जब आप एक आदिवासी अस्मिता को स्वीकार ही नहीं करते, अपने में शामिल नहीं मानते हैं, तब वो टूटती है, तब वो अलग जाती है। तब वहां, जैसे कि मैं कह रही थी कि जब स्त्री विमर्श है, तो दलित स्त्री विमर्श को भी लाओ ना, आदिवासी स्त्री विमर्श को भी लाओ ना, सारी धाराएं आए और ये एक खूब विविधता ये बात आए। ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन एक्चुअली आप मतलब आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ। लेकिन ये जो बीच बीच में बात उठ जाती है कि मान लीजिए कि दलित साहित्य का जो मुख्य मतलब प्रणेता होगा वो दलित ही होगा, या महिला जो विमर्श की जो बात करेगी वो महिला ही होगी। तो ये मेरा मतलब मेरा ये इशारा इस तरफ था कि क्या एक पुरुष महिला के दर्द की बात नहीं कर सकता, उसकी विमर्श की बात नहीं कर सकता। एक एक आदिवासी समाज के बारे में जो सचेतन आदमी है, जो संवेदनशील व्यक्ति है, जिसकी व्यापक दृष्टि है, वो आदिवासियों के दुख दर्द को भी समझ सकता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो ये जो ये बीच बीच में बिल्कुल ठीक बात है। ये इसमें दो बातें हैं दरअसल। एक एक जो प्रश्न उठाया गया था सहानुभूति और स्वानुभूति का, ये आया था और इस पे बड़ी बहसें भी हुई। लेकिन देखिए, इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। अनुभवों का अपना महत्व है, निसंदेह, वे भीतर से आते हैं, उनका अपना। और बहुत जगह, बहुत ऐसी जगह भी हैं जो सिर्फ उन्हीं के तरफ से आ सकती हैं, जैसे स्त्री की तरफ से बहुत सारी चीजें जो आ सकती हैं, या दलित की तरफ से, या आदिवासी की तरफ से। किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ वही लिख सकते हैं। इसलिए कि आप देखिए, परकाया प्रवेश जैसी चीज है, जिसे हम सहानुभूति नहीं कहते, ये परकाया प्रवेश है, कायांतरण हो जाता है। और तब आप लिखते हैं। अन्यथा महाश्वेता देवी जंगल के दावेदार कैसे लिखती? वो आदिवासी नहीं है। जैनेन्द्र त्यागपत्र कैसे लिखते? जैनेन्द्र महिला नहीं है। प्रेमचंद ने एक से एक कहानियां लिखी, तो या गोदान लिखा। प्रेमचंद खुद तो हल नहीं चलाते थे। नहीं, प्रेमचंद ने स्त्रियों के बारे में लिखा, दलितों के बारे में के लिखा, बारे में उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में सारे, लिखा। बहुत बहुत स्वाधीनता संग्राम है पूरा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वेरिएशन, बहुत बड़ा है रेंज प्रेमचंद का। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि यह बात
एक जगह तो ठीक है कि अनुभव आने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा लेखक हमेशा परकाया प्रवेश करता है और वो बहुत अच्छा लिखता है। हमें त्यागपत्र आज भी बहुत प्रभावित करता है कि कैसे जैनेंद्र, बिल्कुल लगता ही नहीं कि जैनेंद्र ने उस दुनिया को नहीं जाना है। या पत्नी कहानी में देखिए, अगर पत्नी कहानी आपने पढ़ी हो, जिस तरह से पत्नी पीछे खड़ी होती है, उसका जो पूरा एक्शन है, वो उसका जो पूरा हाव भाव है, जिस तरह से वो व्यक्त कर रही है अपने को, कह नहीं रही, बोल नहीं रही है, बोलना नहीं है। तो ये जो है कहाँ से आ रहा है? ये परकाया प्रवेश तो है ही। तो इस तरह के बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे जहां परकाया प्रवेश से बहुत अच्छी बड़ी रचनाएं आई हैं। तो मैंने जो अस्थि फूल लिखा तो पूरा आदिवासी समाज है, और वो ट्रैफिकिंग है, और एक तरफ आंदोलन है, जन आंदोलन है, और एक तरफ ट्रैफिकिंग आदिवासी की समस्या है, तमाम जो भूमि का दोहन है, स्त्री का दोहन है, वो सारा कुछ। एक तरफ आंदोलन, जन आंदोलन जो है वो बिक रहे हैं, बिक्री है, और दूसरी तरफ स्त्री की बिक्री है, बच्चों की बिक्री है। दोनों साथ साथ पैरेलल बिक रहे हैं, और 90 के बाद ये इतना तेज हो जाता है, आप ये देखिए। और दोनों में क्या समानता है कि दोनों के भीतर स्वप्न छिपा हुआ है। दोनों स्वप्न की तरफ जाना चाहते हैं। क्या स्वप्न है? बेहतर जीवन। और दोनों में छल है, छल और स्वप्न, स्वप्न और छल, ये एक सिलसिला है हमारे जीवन का। तो जिसको ये सारी चीजें तब तक तो नहीं आएंगी जब तक परकाया प्रवेश नहीं होगा, जब तक आप उनके दुख दर्द को अपना नहीं बना लेंगे, रोएंगे नहीं, खाना नहीं खा पाएंगे, आप उस तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे लेखकों ने किया है। और नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई, आप बहुत अच्छी बात बताइए। जैसे मान लीजिए आप कहानीकार हैं, तो आप परकाया प्रवेश करके मेरे दर्द को भी तो बयान कर सकती हैं बेहतर तरीके से। क्यों नहीं? मेरी कहानी में ऐसे पुरुष आते हैं, और इसमें भी अस्थि फूल ही नहीं, अनिहारे तलछट में चमका में तो दामोदर जी आते हैं जो बड़े बेचारे से पात्र हैं। और उस बेचारगी को मैंने इतना महसूस किया है कि मैं आपको, मतलब मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकती कि क्या दर्द है, क्या परेशानी, क्या छिपाना है, अपने अपने को छिपाना है। वो कहते हैं कि मैं जो ये पूजा करने का ढोंग कर रहा हूँ, दरअसल घर में बने रहना है, इज्जत कुछ मिल जाए। आप देखिए, ये ढोंग है, वो हृदय नहीं है। लोग उनसे कहते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? बेरोजगारी है, तो कहते हैं कि मैं तो 75 तरह का काम करके हार गया, कोई काम ही मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं हूं काम के लायक, नहीं, मेरे लायक ही नहीं रह गया है कोई काम। तो ये सब बचाव के तरीके, इतना बारीक बारीक, मतलब वो बचाव के जो तरीके अपनाते हैं, तो परकाया प्रवेश तो करना पड़ता है लेखकों को। नहीं, आपने इसके लिए शुरू में भी बोला था कि एक विराट समझ होनी चाहिए, एक विराट दृष्टि होनी चाहिए। परकाया प्रवेश आपने बहुत अच्छा शब्द आज मुझे बताया, और ये सही बात है। काफी अच्छी बातचीत हो रही है। बस एक आखिरी सवाल, और उस पर हम लोग उसके बाद से फिर आप से विदा लेंगे। अभी जापान पर आप संस्मरण लिख रही हैं, शायद अब मेरे ख्याल से आपने पूरा हो गया। हाँ, पूरा कर लिया है। तो थोड़ा बताइए कि जापानी साहित्य जो है वो, और हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जापान का आपका अनुभव कैसा रहा, और जापानी साहित्य चूंकि वो भी हिरोशिमा नागासाकी के बाद से वो काफी ध्वस्त होने के बाद उन्होंने काफी अपने को डेवलप किया, और मैंने सुना है कि उनके यहाँ देश प्रेम की बहुत जबरदस्त भावना है उनके लोगों के अंदर होती है। तो वहाँ का साहित्य और हमारे यहाँ के साहित्य में क्या फर्क आपने महसूस किया? देखिए, ऐसा नहीं है कि देश प्रेम से ज्यादा मैं कहूंगी कि पीड़ा, एक मनुष्यता के प्रति जो उनका एक सरोकार है, वो दिखता है, क्योंकि पीड़ा बहुत है। और हिरोशिमा नागासाकी को बहुत झेला है उन लोगों ने, कई पीढ़ियों से झेल रहे हैं। और वो दर्द है, दरअसल वो दर्द बार बार आता है, अभी तक आता है। मतलब अभी जो ये हारुकी मुराकामी जी का जो उपन्यास है, काफका ऑन द शोर, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि वो उन सारी स्थितियों को जरूर कहते हैं कि वहां उस समय ऐसा हो गया था, उस समय तो। और आज की बात करते हुए भी वो स्मृति में उन बातों को ले ही आते हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ा गहरा है ये दर्द, ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो पीढ़ियां अभी तक विभाजन के दर्द को जिन्होंने देखा, या उसके बाद
वाली जो पीढ़ी जिसने उसके कारण हुए परिणामों को झेला है, उनके पास अभी भी वो दर्द दिख जाता है। तो इस तरह से इनकी तो कई पीढ़ियों पे वो असर है और अभी भी है, तो इसलिए अभी भी दिखता है। और बहुत उत्साह के साथ वो कहते हैं कि हमने देखिए हिरोशिमा पर लिखी इस कविता को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और बहुत मतलब इस बात को मैं देख, तो ये पीड़ा और दर्द की बात है, ये देशभक्ति की बात उतनी नहीं है। और बाकी जो मैंने पाया कि उनके भी साहित्य में उसी तरह से समस्याएं आ रही हैं जीवन की, बल्कि कई जगह तो स्त्री मुद्दों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं और इस पे बड़ी बहसें हैं। और मेरी जो बातचीत थी पहले युको तवाड़ा से मेरी बात हुई थी। युको तवाड़ा वहाँ की प्रसिद्ध कवि हैं, और उनसे हुई। हिरोमी ईटो से मेरी लंबा रखा था संवाद का सेशन। तो हिरोमी ईटो में भी मैंने पाया कि वो जो बातें कह रही हैं वो मनुष्य के ऐसे ही समस्या मूलक इश्यूज हैं। वो समस्याएं हैं जिनको वो डील करना चाहते हैं, वो बहुत तरह की हैं, बहुत बहुत विविधता है उसमें। विमेन इश्यूज भी हैं, विमेन इश्यूज में तो उनके इश्यूज अलग तरह के हैं और हमारे अलग तरह के। हम अभी बहुत बहुत पीछे हैं, तो हम अभी जो बातें कहते हैं वो उनको बहुत आश्चर्यचकित करती है कि इतना ज्यादा कैसे है, इतना कैसे हो सकता है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा है, कुछ कुछ ज्यादा, इतनी हिंसा है। हिंदुस्तान में तो चलते हुए डर लगता है लोगों को, औरतें रात में नहीं निकल सकती, इस तरह की एक धारणा भी है। लेकिन जब उनकी जो समस्या आती है तो वहाँ दूसरी और बहुत सारी समस्या, जैसे विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। और एक और समस्या है बच्चे बच्चे पैदा करना, कि आपको काम और बच्चे में से एक चीज को चुनना है तो आप काम को चुनेंगे, आप कैरियर को चुनेंगे, बच्चे को नहीं चुनेंगे। या कुछ और तरह से हम देखें तो वो और बहुत सारी जो जिस तरह के इश्यूज हमारे यहाँ आते हैं उस तरह की हैं उनके। लेकिन वहाँ पे जाति नहीं है, वहाँ पे जाति जैसी बात नहीं है, हम लोग जाति से बहुत जूझते हैं। वहाँ पर उस तरह की समस्या भी नहीं है, बल्कि उन लोगों ने अपने पुरानी बहुत सारी परंपराओं को छोड़ दिया है, क्योंकि आधुनिकता के साथ उन्हें लेकर नहीं चला जा सकता था। तो ये भी मुझे हैरान करने वाली बात लगी। बहुत ज्यादा जनता की चिंता भी है, हालांकि बहुत इतना काम करते हैं वो लोग, रोबोट की तरह काम करते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि वहाँ की सरकार में जनता को लेकर के बहुत कंसर्न है। कुछ ऐसी जगह याद, जैसे जहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं तो ऐसी बटन लगी हुई है कि आप बटन दबाएंगे और ट्रैफिक को रुकना होगा, रेड लाइट हो जाएगी, एक आप अकेले हैं तो भी दबाकर आप क्रॉस कर सकते हैं, ट्रैफिक सारी रुक जाएगी। तो ये सारी चीजें कि आप पैदल यात्रियों का ध्यान रखें, आप किन किन चीजों को कहाँ कहाँ, आप स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर वहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत ही जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो एक डेवलप्ड कंट्री में हमें दिखती हैं, पर समस्याएं तो हैं। और वो पीड़ा जिसकी बात आपने की, वो पीड़ा बहुत गहरी है। अच्छा, ये वहां पर लोग बाग जो हैं, जो मतलब सामान्य पाठक जो होते हैं या लोग हैं, वो साहित्यकारों को किस दृष्टि से देखते हैं, मतलब हमारे यहाँ की तुलना में? हमारे यहाँ तो देखिए हिंदी बेल्ट में साहित्यकार को कुछ नहीं समझा जाता है, और बल्कि नकारा समझा जाता है कि घर से शुरुआत हो फालतू जाती है। का पहले तो फालतू का घर से ही काम शुरुआत, करते हैं। हाँ पहले हाँ, तो घर से ही घर से हो शुरुआत जाती है और कहते हैं कि फालतू का काम कर रहे हैं, और ये मतलब बेकार लोग हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, और मतलब बहुत खराब छवि है हिंदी बेल्ट में तो। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भारतीय भाषाओं में बांग्ला में, तमिल में कितना आदर है, बांग्ला में कितना आदर है, बहुत सारी भाषाओं, केरल जब भी जाओ, मलयालम में बहुत बहुत ही मराठी आदर है। तो मराठी मराठी में में भी। बहुत 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 आदर है मराठी में। तो वैसा वहां भी मैंने देखा कि लेखक के प्रति बहुत आदर है। और एक चीज जो जापान सरकार इस समय कर रही है, वो अपने उन लेखकों को जो विदेश में कभी विदेश चले गए और वहीं रह गए, उनको वापस बुला रही है। ये मेरे लिए एक मतलब बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। मुराकामी जी को बुलाया और काम दे रही है, क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो हम काम कर रहे हैं, हम काम छोड़कर कैसे आए, और जापान बहुत महंगा देश है, तो वो काम दे रही है। हिरोमी ईटो जी ने मुझसे कहा कि
मुझे यहाँ पे जापान सरकार ने पढ़ाने का काम दिया है। तो आपके अध्यापक को कितना टाइम हो गया है? हिंदी तो नहीं बोल सकती थी। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा मैं बेबी टीचर हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कम समय हुआ है। तो इस तरह से काम दे रहे हैं और बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और लोगों के बीच इतना सम्मान है। मैंने देखा कि केवल वे लोग मेरे कार्यक्रमों में नहीं थे जो हिंदी जानते थे, जो हिंदी नहीं जानते थे, जापानी भाषा भाषी सारे लोग वे लोग थे, जो वहाँ का बौद्धिक समाज है वे लोग थे, और वे पूरी पूरी रुचि के साथ थे, सुनते थे वो। उन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए। तो इस तरह का एक पूरा जो मीडिया थी उनकी, या उनके जो प्रोफेसर्स थे, जो शोधार्थी थे, इस तरह के भी लोग थे जो हिंदी के नहीं थे, हिंदी से कोई चाइनीज के थे या रशियन के, किसी किसी अन्य अन्य विभागों के लोग थे, पर इस तरह के लोग भी थे। कुछ पत्रिकाओं के संपादक भी थे, कुछ इस तरह के लोग भी थे। तो एक वो भी जैसे ग्लोबल लिटरेचर के डायरेक्टर हो, फॉरेन ऑफिसर, उनकी बहुत सारे उनके उच्च अधिकारी भी शामिल थे इसमें। तो ये था कि एक बहुत विविधता से भरा हुआ जो श्रोताओं का समूह था, वो मुझे वहां पर देखने को मिला। तो एक लिटरेचर के प्रति बड़ी आस्था है उन लोगों में, जो हम उस तरह से अपने यहाँ नहीं पाते, और अब और कम होने लगी है, क्योंकि अब उन लोगों ने मान लिया है कि लेखक तो बिल्कुल कैसे भी किसी भी तरह से उसकी ट्रोलिंग की जा सकती है, उससे कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये एक खराब चीज और हुई है। लेकिन वहां तो बहुत बहुत सम्मान है लेखक का। मुझसे मिलने एक महिला आई थी 3 घंटे का सफर करके। तो मुझे बड़ी हैरानी, मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करता है लेखक से मिलने आने की। तो ऐसा भी है वहां। चलिए, बढ़िया है, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। और मेरे मन में तो था कि आपसे कुछ आपकी रचनाओं पे बात करेंगे, लेकिन बातें इतनी हो गई हैं और संस्मरण तो बात हो ही गई कम से कम। फिर कभी दोबारा रख लेंगे प्रोग्राम। कुछ काफी अच्छा जापान की लगा। सांस्कृतिक चीजों को लेकर के जो मैंने जो लिखा है, जैसे बुद्धिज्म को लेकर के, कि वहाँ किस तरह से जाकर के और वो हिंदुत्व के सारे प्रभावों को कैसे ग्रहण करता है, तो वो सब जो वहाँ के परिवर्तन जो मुझे दिखाई पड़े और लोगों ने बताए, और जो ऐतिहासिक चीजें थी, वो सब भी कोशिश किया है पकड़ने की। बढ़िया। और अच्छी लेखिका होने के साथ साथ आप अच्छी वक्ता भी हैं, और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया, और मेरे दोस्तों को और यहाँ पर जितने लोग हैं सबको काफी पसंद आया होगा। अब बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और मुझे भी अच्छा लगा आपसे इतनी सब बात करके। और ठीक है, रचनाओं पे बात नहीं भी हुई तो वो है ना कि रचनाओं पे बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि लेखक अपने को जस्टिफाई कर रहा है। तो ठीक है, ये वैचारिक बात हुई, मुझे अच्छा लगा। नहीं, बहुत जरूरी बातें हुई, बहुत जरूरी बातें हुई, और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा रहा। अच्छा अल्पना जी, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार।